हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 28, जो कि है हमारा बैड बैंक, क्रिप्टो, डिजिटल करेंसीज एंड ई रूपी। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। मुझे पता है ये वीडियो काफ़ी लेट आ रही है क्योंकि बीच में मेरा कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से मैं वीडियो को नहीं डाल पाई। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बैड बैंक क्या होता है, देन हम समझेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, देन हम समझेंगे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या होती है एंड ई रूपी क्या होता है। इन सारी चीज़ों को वन बाय वन वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। ठीक है, तो क्या होता है बैड बैंक। सबसे पहले हम समझेंगे कि बैड बैंक क्या होता है। देखो यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, इसको पढ़ो ज़रा। बैड बैंक इज़ अ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर सेट अप टू आइसोलेट एंड मैनेज बैंक्स एनपीएस। ठीक है, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि एनपीएस क्या होते हैं। एनपीएस होते हैं बेसिकली हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्या होते हैं हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब ऐसे एसेट जिन्होंने कभी परफॉर्म ही नहीं किया। मान लो बैंक ने लोन दिया था इन लोगों को और इन लोगों ने बैंक का जो लोन था वो चुकाया ही नहीं, उसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि एनपीएस। तो बैड बैंक मतलब कि एक ऐसे तरीके के बैंक हैं जिनको बनाया जाता है ताकि ये जो हैं, जो भी हमारे एनपीएस हैं, जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उनको मैनेज करें। ठीक है, तो ये एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है जिसको सेटअप किया गया है ताकि हमारे जो भी बैंक के एनपीएस हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, ऐसे जो लोन्स जो नहीं मिले हैं वापस, उनको देखने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए बैड बैंक बनाया जाता है। ठीक है, बैड बैंक का यही काम होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज क्रिप्टो करेंसी। क्या है? क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, सो क्रिप्टो करेंसी एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब ये दोनों ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, और इनके मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको एकदम पता होने चाहिए वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, आपकी बुक में ऐसे टेबल की फॉर्म में है तो मैंने उसको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने वहाँ से निकाली हैं और उनको एक साइड कैटेगराइज कर लिया है ताकि आपको पढ़ने में जो है थोड़ा आसानी हो जाए। ठीक है, तो अब आपको घबराने की कोई नीड नहीं है, आप आराम से इस चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्या होती है क्रिप्टो करेंसी? देखो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, बेसिकली हमारी क्रिप्टो करेंसी हमारी एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड मतलब कि इसको कोई भी रेगुलेट करने की बॉडी नहीं है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड है। दूसरा, तो ये नॉट अ लीगल टेंडर, ये कोई लीगल टेंडर नहीं है, ये किसी भी बैंक का कोई भी लीगल टेंडर नहीं है। जैसे हमारा रुपी इंडिया में लीगल टेंडर है ना, वैसे ये लीगल टेंडर नहीं है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में, बैंक वाली वीडियो में ये भी समझाया था कि लीगल टेंडर क्या होता है। उसके बाद है कि इसको रेगुलेट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे काम करती है। ठीक है, तो इसको अगर आप रेगुलेट करोगे तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उसको रेगुलेट करना। ठीक है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये आपका साइंस एंड टेक का पार्ट है। ठीक है, तो उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यू है वो कैसी होती है। तो इसकी वैल्यू जो है वो आपकी डिमांड और सप्लाई पे पूरा पूरा निर्भर करती है। मतलब डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ही आपकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। सो वैल्यू चेंजेस बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो ये आप 4 पॉइंट ध्यान में रखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी आपको ईजिली जो है याद रहेगा। जैसे क्रिप्टो करेंसी क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है, ये लीगल टेंडर नहीं होती है। ठीक है, इसको रेगुलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। ठीक है, उसके साथ साथ ही ये वैल्यू इसकी जो है वो चेंज होती है इसके डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब इसका क्या काम है? देखो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ऐसी करेंसी है जिसको रेगुलेट करने की बॉडी है, और कौन रेगुलेट करता है? सेंट्रल बैंक। तो कमेंट में बताओ मुझे सेंट्रल बैंक कौन सा है हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक। ठीक है, वही हमारी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करेगा। ये लीगल टेंडर है, येस, जो हमारी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है दैट इज अ लीगल टेंडर। उसके बाद इसको रेगुलेट, येस, हमारा आरबीआई इसको रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ठीक है, तो उसके बाद जो इसकी वैल्यू है वो कैसी होती है? वैल्यू जैसे हमारी फिजिकल करेंसी की वैल्यू है वैसे ही हमारी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की भी वैल्यू है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी दोनों में आप एक डिफरेंस के तौर पे भी इसको पढ़ सकते हो कि क्या क्या इनमें डिफरेंसेस हैं, क्या क्या पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं।
सो नेक्स्ट है हमारा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है? सबसे पहले इसको जो एनपीसीआई है इसको बनाया गया था पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के माध्यम से। ठीक है, इसको किसने किसका ये इनिशिएटिव है? तो आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने जो है हमारा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बनाया था। अगर हम बात करें एनपीसीआई के हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो वो मुंबई में है। उसके बाद ये किन किन चीज़ों को मॉनिटर और रेगुलेट करता है, जैसे हमारे एटीएम्स, नाच, रुपए, ई रूपी, इन चीज़ों को जो भी मैनेज करने का काम है वो हमारा एनपीसीआई करता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फिनटेक। ठीक है, और दो और टर्म्स है, एक फिनटेक है और एक ई रूपी है। ठीक है, तो हम समझेंगे कि फिनटेक होता क्या है। देखो फिनटेक में क्या करते हैं, इस वर्ड को तोड़ो। फिन का मतलब फाइनेंशियल और टेक का मतलब टेक्नोलॉजी। तो सिंपल सा वर्ड ये आपको वर्ड ही मीनिंग बता देगा। फिन का मतलब फाइनेंशियल, टेक का मतलब टेक्नोलॉजी, यानी कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं फाइनेंशियल सर्विस डिलीवर करने के लिए। जो बैंक्स और जो हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो इसका यूज़ कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं फिनटेक। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि क्या है फिनटेक। फिनटेक मतलब यूजिंग टेक्नोलॉजी टू डिलीवर फाइनेंशियल सर्विसेज बाय बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये क्या है, हमारे फिनटेक का भाग है। ठीक है, फिनटेक में ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं बैंक्स या फिर एनबीएफसी में अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज को डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट ई रूपी। ई रूपी क्या होता है इसको समझो। ठीक है, ई रूपी क्या है, एक हमारा होता है RUPAY। ठीक है, ये हमारा सिंपल रुपी है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सिंपल रुपी है। ठीक है, पैसे की बात करता है, बट जो ई रूपी है इसके अंदर डिफरेंस है। ई रूपी क्या होता है, ये कैशलेस और कॉन्टेक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है डिजिटल पेमेंट का। इसमें क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। ठीक है, पहले आप इसके पॉइंट्स नोट कर लो कि ये कैशलेस और कॉन्टेक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है डिजिटल पेमेंट का। दूसरा, ये पर्सन और पर्पस स्पेसिफिक रहता है। ठीक है, पर्सन एंड पर्पस स्पेसिफिक। इसके साथ साथ ही इसमें कोई आपको डेबिट कार्ड नहीं चाहिए, कोई मोबाइल ऐप नहीं चाहिए, कोई इंटरनेट बैंकिंग की कोई नीड नहीं है आपको। तो समझो ई रूपी होता क्या है। देखो ई रूपी बेसिकली एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पे सरकार क्या करती है, देखो सरकार अगर गरीबों के अकाउंट में पैसे डालती है तो वो कुछ लोग क्या करते हैं, उसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सरकार उनकी हेल्प कर रही है, कुछ लोग उसका सही से इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उस जो सरकार ने उनके अकाउंट में पैसा डाला है उसको क्या पता गलत जगह इस्तेमाल करते हैं। सरकार ने उनको बोला है कि आपको दवाई लेनी है, बट लोग क्या कर रहे हैं, उससे कुछ और खरीद लें। ठीक है, तो अब ये जो बेनिफिट है जो सरकार दे रही है गरीब लोगों को, उसका इंश्योरेंस कैसे होगा। तो इसमें क्या करती है सरकार, ई रूपी के अंदर सरकार क्या करती है, एक QR कोड दे देती है फ़ोन के अंदर। ठीक है, जो आपके पास मोबाइल फ़ोन है उसमें एक QR कोड आता है, आपको डायरेक्ट पैसा नहीं मिलता है यहाँ पे। ठीक है, आपके मोबाइल फ़ोन में एक QR कोड आ जाता है, यहाँ एक SMS आ जाता है, और आपको पर्टिकुलर मान लो गवर्नमेंट आपको दवाइयों की सुविधा देना चाहती है। ठीक है, दवाइयाँ देनी चाहती है, तो अब आप क्या करोगे, वो QR कोड लेके उस शॉप पे जाओगे, यहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं, और वो QR कोड आप वहाँ पे दोगे, और वहाँ पे जो है उस QR कोड को स्कैन करके आपको दवाइयाँ दे दी जाएंगी। तो जो भी पैसे जो है वो उस QR कोड के थ्रू उस जो भी जिसके पास भी आप दुकान में जाओगे उसको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इससे हमारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है इंश्योर हुआ। ठीक है, अब ये पैसा सीधा वहीं पे जा रहा है, यहाँ पे उसको यूज़ होना चाहिए था। सो यही होता है हमारा ई रूपी। आई होप आपको ई रूपी समझ में आया है कि ये कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस, इसमें ना ही कैश मिलता है किसी को, ना ही ये कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, डिजिटल पेमेंट का पर्सन और पर्पस स्पेसिफिक, मतलब जिस काम के लिए मैंने बताया ना, अगर दवाइयों के लिए दिया गया है तो दवाइयों का ही यूज़ होगा। तो एक तो पर्सन और दूसरा पर्पस स्पेसिफिक है। इसमें आपको क्रेडिट कार्ड की कोई नीड नहीं पड़ती, डेबिट कार्ड की, आपको अकाउंट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास सिंपल एक फ़ोन होना चाहिए, बस दैट्स इट। उससे ज़्यादा आपको कोई चीज़ की नीड यहाँ पे नहीं पड़ती है। सो आई होप आपको ये बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आई होंगी। और ये जो चैप्टर है ये आपके बुक में बहुत ऐसे कॉलम्स में दिया हुआ था, और मैंने वहाँ से ही जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मुझे लग रहा था मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने वो सारी की सारी यहाँ पे इंक्लूड कर दी हैं। ये 2 ही पेजेस की PPTs बनी है मेरी। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से इनको कवर कीजिए। ठीक है, सो यही था आज की वीडियो का क्रक्स।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।